प्यारे विद्यार्थियों, मैं बीएस यादव एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए फिजिक्स पढ़ने पढ़ाने के इस क्रम को लेकर के। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है सरस्वती गुरु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, हम फिजिक्स पढ़ने के इस क्रम में पहली यूनिट को अच्छे से पढ़ चुके हैं और ये जो समय आपको बीच में मिला, इसमें मैं ये बड़ी आशा के साथ कह सकता हूँ, विश्वास भी है मेरे को कि आपने उस फर्स्ट यूनिट को अच्छे से सीख लिया होगा। कोई डाउट नहीं रहे होंगे और डाउट रहे होते तो पक्का आप मेरे से कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट को लेकर के चल रहे हैं, जिसका नाम सेकंड, जो यूनिट है हमारी सेकंड, जो बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स की आती है। जी हाँ, 5 मार्क्स की आती है, 5 नंबर की आती है बोर्ड एग्जाम में, और इसको हमारी बुक में 2 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। यूनिट का नाम है धारा वैद्युतिकी। हमने सीखा था कि चार्ज होता है, कोई भी आवेश होता है, कोई भी चार्ज या फिर मैं कहूं आवेश, ये आवेश हो सकता है या तो स्थिर हो या फिर गतिशील हो, या तो स्थिर हो सकता है या फिर गतिशील हो सकता है। तो जब स्थिर था तो स्थिर आवेशों के कारण से जितना भी कुछ घटनाएं, जितनी भी घटनाएं हो रही थी हमने पढ़ी स्थिर वैद्युतिकी में। लेकिन अब हम बात करेंगे गतिशील आवेशों के बारे में, और गतिशील आवेशों के बारे में हम बात करेंगे तो ये हमारी सेकंड यूनिट है, जिसका नाम है धारा विद्युतिकी। प्यारे बच्चों, इस धारा विद्युतिकी जो सेकंड यूनिट है, इसको 2 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। तो हमारे पास में दोनों चैप्टर कुल मिलाकर के बोर्ड एग्जाम में आते हैं 5 अंक के, और इससे आप रूबरू भी हो चुके हो 10th क्लास के अंदर। विद्युत धारा के चैप्टर के नाम से हमारे पास में एक चैप्टर था, तो वहां पर हमने बेसिक चीजें सीखी थी, कुछ चीजें वही वापस से रिपीट होंगी, और यहाँ पर कुछ हम एडवांस लेवल पे भी काम करेंगे। इसलिए आप बड़े ध्यान से इसे देखेंगे तो मैं आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपको ये यूनिट दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप बड़े ध्यान से मेरी बातों को सीखते जाएं, समझते जाएं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। चलो, मैं ऐसा मानते हुए कि आप बड़े ध्यान से तल्लीनता के साथ सुनेंगे, मैं इस यूनिट का आगाज करता हूँ चैप्टर नंबर 5 के साथ में। और जो हमारा चैप्टर 5 है उसका नाम है विद्युत धारा। प्यारे बच्चों, विद्युत धारा से मिलाने से पहले मैं कुछ बेसिक बात बताना चाहूंगा। जैसा कि डायग्राम में दर्शाया भी गया है कि कोई भी एटम्स होते हैं, कोई भी परमाणु हमारे पास होता है, तो उस परमाणु के अंदर होता है नाभिक, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस में विद्यमान रहते हैं कौन कौन? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्यारे बच्चों, प्रोटॉन आप जानते हो, प्रोटॉन एक धनावेशित कण है, न्यूट्रॉन एक निरावेशित कण है, यानी कि कोई भी चार्ज नहीं होता। मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन्स को तो आप भली भांति जानते हो, ये एक ऋणावेशित कण है, और ये इस नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं। इसका मतलब ये रहा कि नाभिक में कौन-कौन बंधे हुए हैं, तो आपका एक ही जवाब रहेगा, जी सर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। भाई ये कक्षाओं में कौन चक्कर लगा रहा है? जी सर ये तो इलेक्ट्रॉन है ना, ये तो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो बंधे हुए हैं नाभिक में, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षाओं में होते हैं, तो यहीं से, जी हाँ, यहीं से हमें पदार्थों को कैटेगराइज करना शुरू करेंगे। एक बार बात करें दोबारा से, ये चीज आपके सामने डिटेल में है कि एटम है, इस तरह से कक्षाएं होती हैं, उन कक्षाओं में होता है क्या? इलेक्ट्रॉन, और इधर मैंने दर्शाया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन को रेड कलर से दर्शाया गया है, न्यूट्रॉन को दर्शाया गया है व्हाइट कलर से, और यहाँ पर इसे दर्शाया गया है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब जो बाह्य कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन है, इन ये इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित होते हैं, उस आधार पर हम पदार्थों को 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 3 में। एक का नाम दिया मैंने चालक, एक का नाम दिया मैंने कुचालक,
हमारे पास अर्धचालक। बोलते जाइए मेरे साथ साथ। एक होता है चालक, दूसरा हुआ हमारे पास कुचालक, तीसरा हुआ हमारे पास अर्धचालक। ठीक है। अब जो चालक होते हैं उनमें होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं चालक। ठीक है। और यदि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ना हो, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन ना हो तो इसका जस्ट अपोजिट वर्ड हमें मिलने को देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं कुचालक, यानी कि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे। ठीक है। तीसरी कैटेगरी की हम बात करें अर्धचालक, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से हम ये भी समझ सकते हैं कि ये चालक और कुचालक का कहीं ना कहीं बीच में स्टैंड करते हैं। मतलब कुछ परिस्थितियों में तो कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं और कुछ परिस्थितियों में चालक की भांति व्यवहार करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इनमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना, या तो बहुत कम होगी या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ये इलेक्ट्रॉन बहुत कम ऊर्जा के साथ में बंधे होते हैं। जैसे इनको थोड़ी सी ऊर्जा मिलती है ये चालक की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। समझ गए? तो यहाँ से पदार्थों की कैटेगरी आपने समझी कि कौन कौन से होंगे। अब मैं इसके अगले लेवल पे आपको ले जाना चाहूंगा। अगले लेवल पे मैं आपके सामने बात, इस हिस्से को देखो पहले का, ऊपर वाले हिस्से को। इसमें दिखाया गया है एक चालक है, चालक लिया है मैंने। चालक में क्या पाए जाएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसे हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और ये मेटल के एटम्स हैं, समझ गए होंगे आप। अब बात करें इस मेटल या चालक होता ही है। अब हम बात करें तो इसमें ये हो क्या रहा है, ये इधर उधर तीर क्या दिखा रहे हैं मुझे। तो होता क्या है चालकों में, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन, कोई भी मुक्त अवस्था में रहता है तो फ्रीली मूव कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो पहली चीज आप ध्यान से इस बात को समझें कि चालक पदार्थ होता है उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा गति करते रहते हैं, हमेशा हमेशा गति करते रहेंगे क्योंकि मुक्त है। और यदि मुक्त है तो गति इस प्रकार से होती है, इसी गति को हम बोलते हैं यादृच्छिक गति। यादृच्छिक गति का मतलब ये होता है कि अपनी इच्छा के अनुसार कोई इधर गया, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर। देखो सबकी डायरेक्शन अलग अलग है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की। इससे परिणामी गति हो जाती है हमारे पास शून्य। परिणामी गति मतलब एक दूसरे का इफेक्ट निरस्त हो जाता है। ठीक है। अब इसी चालक पर यदि मैं एक विभवांतर का बैटरी सोर्स लगा दूं, ध्यान देना, यदि मैं विभवांतर का बैटरी सोर्स इसी चालक पे मैं लगा दूं तो उस कंडीशन में होगा क्या, आप उसे ध्यान से समझें। देखो मैंने विभवांतर का बैटरी सोर्स लगाया, दिख तो रहा है ना। विभवांतर का बैटरी सोर्स यदि मैंने इस पे लगाया तो होगा क्या, एक पर इस पे टर्मिनल है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव। ध्यान से समझना मेरी बातों को, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये नेगेटिव का मतलब ये हुआ इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा है। नेगेटिव टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा संख्या में है, और जब बहुत ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। तो आपका एक ही जवाब आया होगा, हमने सीखा है कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो जैसे इनको रास्ता मिलेगा इस पे धक्का लगाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से मूव करेंगे। यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन पर फिर से फोर्स लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा और इसकी दिशा हो जाएगी कुछ ऐसे। अब ये वाला इस पर लगा रहा है, दिशा इधर होगी तो ये भी इस पे लगाएगा इस तरह से। तो इन सबकी दिशा एक नियत डायरेक्शन में, एक निश्चित दिशा में ये गति करने लगते हैं और ये इस प्रकार से अब गतिशील होंगे। तो जैसे ही आप इन पर विभवांतर अप्लाई करते हो, बैटरी सोर्स आप इस पे अप्लाई करते हो, तो एक नियत डायरेक्शन में गति करते हैं और उसी डायग्राम, उसी गति को हमने दूसरे वाले डायग्राम में दर्शाया है। उसी गति को हमने दूसरे वाले डायग्राम में दर्शाया है कि ये इस तरह से गति करेंगे। समझ गए क्या? तो यही होता है चालक, जब उस पर कोई भी विभवांतर नहीं होता तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गति तो करते हैं लेकिन परिणामी गति होती है शून्य पूरे पदार्थ की। लेकिन जैसे तुम विभवांतर अप्लाई करते हो तो गति करेंगे क्या, प्लस माइनस से प्लस की ओर। इलेक्ट्रॉन कहाँ गति करेंगे, माइनस से प्लस की ओर, क्योंकि माइनस नेगेटिव टर्मिनल इसको प्रतिकर्षित करेगा
और पॉजिटिव टर्मिनल इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से गति करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे, बढ़े चले। मेरी बात को आप ध्यान से समझ गए होंगे। अब इसी बात को मैं डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा। ध्यान से देखें इसी डायग्राम को, देखो ध्यान से समझो। देखिए क्या हुआ, एक बैटरी सोर्स आपके सामने नजर आ रहा होगा, एक बैटरी सोर्स नजर आ रहा है। ये कैसा टर्मिनल है, पॉजिटिव। ये कैसा टर्मिनल है सर, ये तो पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव। ये कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। नेगेटिव है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बच्चों, बाहर निकलेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से हम आगे गए तो वो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये सब इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा है, ठीक है। यहां से जैसे ही गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन इस तरह से गति की। अब सेकंड बात को आप समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉन तो गति कर रहे हैं इस दिशा में, लेकिन हम हमेशा धारा की दिशा लेते हैं इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत। अब मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे नेगेटिव से पॉजिटिव, और धारा कहां से कहां जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये देखो धारा की दिशा मैंने दर्शाई है, कहां से कहां, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो पहली चीज सर्किट डायग्राम जब भी बनाएंगे, सर्किट डायग्राम जब भी बनाएंगे हम, तो उसमें बैटरी लगाते ही हमें पता होना चाहिए पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे, ये तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर को, लेकिन धारा की दिशा होगी इसके विपरीत, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह के विपरीत होती है हमेशा धारा की दिशा, समझ गए। अब यहां से धारा है क्या, विद्युत धारा है क्या, क्या बवाल है विद्युत धारा, अब हमें उसे समझने की कोशिश करें। चलो इसी में देखते हैं, यदि मैं इस चालक में यहाँ एक बिंदु पे खड़ा हो जाऊं, वहां से ये अनुभव करूं खड़े खड़े कि कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो उसी को हम धारा से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, विद्युत धारा से। हमने 10वीं में पढ़ा था आवेशों के प्रवाह की दर, आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। जी नहीं, अब हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे उस डेफिनेशन को, क्योंकि थोड़ा सा समझने का लेवल एडवांस हो गया है। तो यहाँ हम कहेंगे चालक के किसी एक बिंदु से, चालक के किसी एक बिंदु से प्रति एकांक समय में, चालक के किसी एक बिंदु से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा, आवेशों की मात्रा, आवेश की या फिर आवेशों की मात्रा क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। जी हाँ बच्चों, क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। तो मान लो Q आवेश है, t समय में प्रवाहित हो रहा है, Q आवेश है, t समय में प्रवाहित हो रहा है, तो मैं उसे किस तरह से डिफाइन करूंगा, यदि Q आवेश t समय में किसी बिंदु से प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा I बराबर होगी Q/T, आवेशों के प्रवाह की दर। लेकिन एक बात मैंने पहले बता दी, चालक शब्द आएगा और चालक के किसी एक बिंदु से प्रति एकांक समय में गुजरने वाले आवेशों की मात्रा क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। अब ये आवेश हैं Q, इस Q को हम Ne के रूप में भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे, ठीक है, वो आपकी इच्छा है, वो न्यूमेरिकल बेस पे हमारा काम करेंगे बच्चे। Q का यदि मैं मात्रक देखूं तो क्या होता है बच्चों, आप कहोगे सर कूलम, T का मात्रक सेकंड, तो हमारे पास विद्युत धारा I का मात्रक आया कूलम प्रति सेकंड। क्या है बच्चों, कूलम प्रति सेकंड, हमारे पास मात्रक आया कूलम प्रति सेकंड, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे। तो I बराबर आया हमारे पास Q/T और मात्रक बना कूलम प्रति सेकंड। बच्चों इसी को हम एक नया नाम देते हैं जिसे हमने कहा एम्पियर। कौन सा पियर, एम्पियर, ठीक है, इसी को हमने दिया नया नाम एम्पियर। तो I विद्युत धारा का मान हो गया Q/T कूलम प्रति सेकंड।
इसी का हमने नाम दे दिया एम्पियर, जो कि इसका SI मात्रक होता है। ठीक है, CGS मात्रक हमसे पूछा जाए तो हम यूज कर लेंगे, कूलाम की जगह आ जाएगा एब कूलाम, इसलिए हम यूज करेंगे एब एम्पियर। क्या हो गया बच्चों? एब एम्पियर। समझ गए? तो I का मान आपके सामने आ गया Q/T और यहां से हमारे पास मात्रक आया एम्पियर। अब I मूल मात्रकों में आता है और मूल मात्रक की विमा आपको पता ही है, जो जिससे दर्शाते हैं वही होती है। तो यहाँ पर m नहीं आएगा, m0 l0 t0 क्या है? A1। तो ये इसकी क्या हो जाएगी? विमा। ये हो गई विद्युत धारा की विमा। विद्युत धारा की विमा आ गई m0 l0 t0 A1। ठीक है, यहाँ तक की बात को आपने बड़े अच्छे से समझने की कोशिश की होगी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हल्के हल्के कदमों से, और आगे मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहूंगा। देखिए बच्चों, अब हमने ये भी देख लिया कि इसका मात्रक क्या होता है, दूसरी बात इसकी विमा भी देख ली। अब तीसरी बात, ये सदिश है या फिर अदिश है, ये हमें देखना है। या तो सदिश है या फिर अदिश है, वो हमें देखना है। तो आप जरा सोचें, विद्युत धारा सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है? तो कुछ बच्चों के जहन में एक बात आ रही है सर सदिश है, क्योंकि तार में से जा रही है दिशा होगी इसकी। जी नहीं, ये एक अदिश राशि है, सदिश नहीं है। क्यों नहीं है, समझने की कोशिश है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि यदि एक बल F इधर लगे, F1 नाम दिया मैंने, एक बल F2 इधर लगे, परिणामी बल लगता है बीच में, और इसका FR से मैंने दर्शाया, और ये डिपेंड करता है किस पर? F1 और F2 की दिशा पर। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक ड्राइव भी किया था, समझ गए होंगे। तो ये परिणामी जो बल आता है वो यही किस दोनों के बीच में आता है, मतलब ना तो इधर होगा ना फिर इधर होगा। समझ रहे हो? अब यदि मैं बात करूं विद्युत धारा की, तो ध्यान से समझना मेरी बातों को। ये अदिश क्यों है, मैं आपके सामने वेरीफाई करने जा रहा हूं, आप ध्यान से समझें। मैंने एक सर्किट बनाया कुछ इस तरह से, ध्यान से समझेंगे आप उसे। ठीक है, एक बिंदु है, मीटिंग पॉइंट है, यहाँ पर एक मीटिंग पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ से विद्युत धारा आ रही है। मैंने इस विद्युत धारा का मान लिखा 5 एम्पियर। मैंने इस विद्युत धारा का मान लिखा 5 एम्पियर। ठीक है, अब यहां से जाने के बाद भी इस धारा को जाने के दो रास्ते हैं, यानी कि या तो इधर जा सकती है या फिर इधर जा सकती है। तो मैं मान लेता हूं इधर गई 3 एम्पियर और इधर गई 2 एम्पियर। अब ये कम ज्यादा कैसे जाती है वो आगे धीरे धीरे समझेंगे, बड़े होंगे इस चैप्टर के हिसाब से, तब समझ में आएगा। तो यहाँ से इस मीटिंग पॉइंट पे यदि मैं देखूं तो यहाँ आने वाली धारा थी 5 एम्पियर, बराबर होनी चाहिए इसकी जाने वाली धाराओं की, यानी 3 + 2 ये भी 5 है। बिल्कुल वेरीफाई है, रेक्टिफाई है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नहीं है? चलो अब हमने दिशा तो दर्शा दी, आगे मैं बात करता हूँ। ऐसा ही एक डायग्राम और बनाता हूँ, आप ध्यान से समझेंगे उस डायग्राम को, आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, उस डायग्राम को देखेंगे। देखिए यहां से मैंने कहा धारा आ रही है 5 एम्पियर, तो यहां से दो भागों में बटेगी, हाँ या ना? तो इधर से गई सर 2 एम्पियर और इधर से गई 3 एम्पियर। क्या इन वायर्स, जो आगे का जो वायर थे दोनों, ये वाला और ये वाला, क्या इनके डायरेक्शन पे धारा का कोई इफेक्ट पड़ा? क्या इनके डायरेक्शन पे धारा का कोई इफेक्ट पड़ा? तो तुम कहोगे नहीं सर इस वायर को चाहे ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, कैसे भी रख लो, डायरेक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। मतलब ये जो विद्युत धारा आई है ये गणितीय योग नियम का पालन करती है, और जो राशि गणितीय योग नियम का पालन करती है ना, वो अदिश राशि होती है, वो होती है हमारे पास में अदिश राशि। समझ रहे हो ना? वो राशि होती है हमारे पास में अदिश राशि। तो पहला पॉइंट तो ये रहा कि ये अदिश राशि इसलिए है क्योंकि यह सदिश योग नियम का पालन नहीं करती।
गणितीय योग नियम का पालन करती है, बीजगणितीय योग नियम का पालन करती है। दूसरा, जब मैंने I की वैल्यू लिखी थी तो I बराबर लिखा था Q अपॉन T। आवेश सदिश है या अदिश, तुमको हो गया अदिश। समय सदिश है या अदिश, तुमको हो गया अदिश। जब दो अदिश राशियों से मिलकर की कोई राशि बन रही है, यानी कि दो अदिश राशियों के रूप में हम इसको परिभाषित कर रहे हैं, तो ये भी क्या होगी, अदिश राशि होगी। कैसी राशि होगी बच्चों, अदिश राशि होगी। तो इस बात को भी आप बड़े आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, आप इस बात को भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं कुछ बातें आगे सिखाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान दें, मैंने एक चालक लिया आपके सामने, कुछ इस तरह से ध्यान से देखना। इसके अंदर हमने यहां से विद्युत धारा प्रवाहित की जिसका नाम है I1, यहां से प्रवाहित होने वाली धारा है I2, इसके बाद यहां से है I3। चालक एक ही है, लेकिन हर एक जगह क्रॉस सेक्शन में देखो, यहाँ का क्रॉस सेक्शन कुछ अलग है, यहाँ का क्रॉस सेक्शन अलग है, यहाँ का क्रॉस सेक्शन अलग है। क्रॉस सेक्शन का मतलब आप समझ रहे होंगे, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। यदि मैं यहाँ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल देखूं तो मान लो A1 है, यहाँ का मैं देखूं तो A2 है, यहाँ का मैं देखूं तो A3 है। क्या A1, A2 व A3 इक्वल है क्या? नहीं है, आप कहोगे नहीं है सर। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ से प्रवेशित होने वाली धारा कितनी आई? तो यही तो धारा, यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन को मूव करवाएगी उतने ही इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएंगे, उतने इसमें से जाएंगे। यानी कि यहाँ जो I1 है, यहाँ जो I2 है और यहाँ जो I3 है, सबके मान क्या रहेंगे? समान रहेंगे। इसका मतलब कोई भी चालक है, यदि उसकी मोटाई कम ज्यादा हो रही है आगे पीछे, तो उससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान क्या रहेगा? समान रहेगा। धारा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं कर रही। हमारे पास में है वो है धारा घनत्व। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे ध्यान से समझें। इसी को यदि मैं इंग्लिश वर्ड में कहूं तो इसे हम लिखते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी यानी कि डेंसिटी जो शब्द है ये सघनता को दर्शाता है। ठीक है, और सघनता किसकी? करंट की, धारा की। किसकी? धारा की सघनता। तो यदि मैं अभी बात करूं, अभी मैं बात करूं, ऐसा कुछ मैंने डायग्राम थोड़ी देर पहले आपको सामने पेश किया था। मैंने कहा था प्रत्येक भाग से विद्युत धारा समान प्रवाहित होगी। धारा को छोड़ो, थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रॉन समझो। यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, यहाँ पे भी 10 होंगे, यहाँ पे भी 10 होंगे। एक बात बताओ, इस क्षेत्र से 10 इलेक्ट्रॉन गुजरे, एक इस क्षेत्र से 10 इलेक्ट्रॉन गुजरे, एक इस क्षेत्र से 10 इलेक्ट्रॉन गुजरे, तो इलेक्ट्रॉनों की सघनता कहाँ पे ज्यादा मिलेगी आपको? बोलो, कहाँ पे ज्यादा मिलेगी? तो आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉनों की सघनता तो यहाँ ज्यादा है, यहाँ और भी कम होगी, यहाँ बिल्कुल कम होगी। यदि इसी क्षेत्रफल को मैं और बड़ा कर दूं तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और भी कम हो जाएंगे। यानी कि जो धारा घनत्व है वो हमारा क्षेत्रफल पे निर्भर करता है। और क्षेत्रफल भी कैसा होना चाहिए बच्चों? ये होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। क्या होता है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ये निर्भर करता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। वो लाइट चली गई, मैं कल वाली क्लास में आपको कंटिन्यू आगे करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहें।